जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बेज थ्योरम है उसको डिस्कस करने वाले हैं। पूरे प्रोबेबिलिटी में यदि बात किया जाए तो बेज साहब का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ रियली वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। ये करीब 300 साल पहले आए हुए थे। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, बाकी मतलब स्टैटिस्टिक्स में भी इनका बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है। और मतलब वहाँ पर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पर बेज साहब का कॉन्सेप्ट लगता है। ट्वेल्थ के चैप्टर में यदि आप देखेंगे तो एक लास्ट टॉपिक दिया हुआ है जो बेज थ्योरम से बनता है, और इसको समझते हैं कि मतलब कैसे होता है। ये इसको समझने के लिए बेज साहब का जो कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसके लिए इससे पहले आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझना चाहिए। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम मतलब ऑलरेडी पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन जब बनाते हैं तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट यूज होता है। जिनको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया तो फिर ये मतलब बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसको समझने से पहले आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। चूँकि हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम आपको बेज थ्योरम की बातें डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब समझिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है, ये जो थ्योरम है, ये मतलब कब एप्लीकेबल है, क्या कंडीशन होना चाहिए। तो ये तब एप्लीकेबल होगा जब आपके पास जो इवेंट दिया होगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। बेज साहब का जो कॉन्सेप्ट है ये तब लगेगा जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होगा। अब इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है, फिर आप समझेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव क्या है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है डिसजॉइंट सेट, कॉमन कुछ नहीं। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि सबको मिला दीजिएगा तो यूनियन जो है वो एक सैंपल स्पेस, आपका सैंपल स्पेस दे देगा। डिसजॉइंट सेट की जब बात करते हैं तो दो का पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 इवेंट है, E1 E2 E3 E10 तक, तो कोई भी दो आप ले लीजिए वो डिसजॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ डिसजॉइंट आया कुछ नहीं आया। डिसजॉइंट मतलब उन दोनों का यदि इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाई आना चाहिए, मतलब कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए। तो बेज साहब का जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए। आपने इसका फिगर देख चुका था, मतलब ये कुछ इस तरीके से बनता था, फिगर ऐसे बनता था। इसका फिगर यदि देखा जाए तो ये इस तरीके से बनता था, ये E1 E2 E3 एंड सो ऑन, इस तरीके से, और फिर ये En। अब समझिए यहाँ पर ये E1 है, दिस इज E1 E2 E3 एंड सो ऑन एंड दिस इज En। और एक इवेंट ऐसा है, मतलब E1 E2 En जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। और एक इवेंट ऐसा है जो सबके साथ हो रहा है, सबके साथ मिक्स है। दिस इज ए एक ऐसा इवेंट है विच अकर्स विथ E1 और E2 और E3 और मतलब En। अब आपसे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को आप याद करिए कि यदि आपके पास n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है एंड ए बी एनी इवेंट विच अकर विथ E1 और E2 और E3 और डॉट डॉट En, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता था। तो आप याद करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका फार्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। आपको याद है तो आप रिपीट करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन। इस तरह से लिखते जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ En मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन En हैज ऑलरेडी अकर्ड। भैया मेरे, इस चीज़ को शॉर्ट में हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन EI हैज ऑलरेडी अकर्ड। आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक। मैंने बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्वेश्चन में 2 देगा तो 2 बार लिखेंगे, E1 E2 तक देंगे, 3 रहेगा तो 3 तक, ज़्यादातर 3 तक ही आता है। चार तो बहुत रेयर हो गया, उसके आगे आता ही नहीं। लेकिन जब फार्मूला की बात होती है तो पूरा जनरल केस लेकर के बताना रहता है। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता था। ये होता था लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में। आज बेज साहब का कहना क्या है कि यदि आपके पास E1 है, E2 है, E3 एंड सो ऑन En है,
तो बेज साहब कह रहा है कि आपने सीखा है कि ए का प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। ये पूछ रहे हैं, ये इनका कहना है कि ए आ चुका है, ए हो चुका है, बताइए कि ये जो ए हुआ है तो E1 के कारण होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये आपसे उल्टा पूछ रहा है। ए हो चुका है, अभी तक हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में ये देखे थे कि ए का प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी वो नहीं पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है कि ए हो क्या है, बताइए ये जो ए हुआ है तो E1 के कारण हुआ है उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये पूछ रहा है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये आपसे पूछ रहा है। बात समझिए, बेज साहब ने क्या बोला कि ये यदि दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है और ए हुआ है तो ए ऑलरेडी पता है कि ए क्या है। जैसे E1 के कारण E1, E2, E3 एंड सो ऑन En। भाई मेरे E1, E2, E3, En ये सब के कारण ए हो रहा था, सबके कारण ए हो रहा था, सबके कारण ए हो रहा था। तो हम लोग PE1 निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालते थे, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ En निकालते थे, फिर कंडीशनल निकालते थे ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये सब निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन En हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये निकालते थे। हमसे पूछा जा रहा था कि ए का, तो ए का तो ये निकालो हो गया, मतलब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बता दिया। लेकिन आज पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताइए, E1 ड्यू टू ए, मतलब व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका क्या होगा। तो ये फिर E2 व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इन जनरल आपसे पूछा जाएगा, इन जनरल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, आई डोंट नो, वी डोंट नो आई, तो EI व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, यही निकालना आपको सिखाएंगे। कौन? तो बेज साहब। तो आइए इसको बनाते कैसे हैं, इसका क्या फॉर्मूला है ये जरा समझते हैं। देखिए यही बात है, मतलब इसका ये फार्मूला है, निकालने का ये फार्मूला है। लेट एस बी द बेज साहब का जो स्टेटमेंट है वो हम बता रहे हैं। लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड E1 E2 En बी द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। मैंने बताया था कि डेफिनेशन ही स्टार्ट होता है इससे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ ए इज एनी इवेंट, ए कोई इवेंट है which occurs with E1, E2, E3 और En, then probability of EI का probability, EI हो सकता है वो E1 रहा होगा या E2 रहा होगा या E3 रहा होगा। तो EI when A has already occurred, तो उसका ये पूरा इतना बड़ा फॉर्मूला है। ये फार्मूला है क्या, कैसे आया है ना, कैसे काम करेगा, ये हम जरा समझते हैं। तो आइए इसको हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे आया। देखिए ये फिगर आप तो समझ रहे हैं, मतलब कई बार हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। तो ज़रा समझिए, हमसे पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हमसे पूछा गया EI व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो भाई हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जानते हैं, यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी का था दैट वाज कंडीशनल। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यदि आप यूज करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और P ये EI इंटरसेक्शन A। अब यदि हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या था, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम था प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में यदि हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI लिखा, मल्टीप्लाइड बाय ए का कंडीशनल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन EI हैज ऑलरेडी अकर्ड, और डिवाइड कर देंगे किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। यहाँ ये जो ए आप देख रहे हैं ये कहाँ से मिलेगा, तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से। ये ए कैसे हम लोग निकालेंगे, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से। और यदि वो नहीं आएगा तो फिर आपको ये बेज थ्योरम का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो बेसिकली ये आपको आना ही चाहिए, ए निकालने आना चाहिए, ये बनेगा तभी तो आप पूरा क्वेश्चन बना पाएंगे।
तो इस ए का तो फार्मूला हम ऑलरेडी अभी अभी जस्ट बताए, देखिए यहाँ पर अभी तुरंत बताएं ये वाला ए का निकालने का फार्मूला, ये तो ऑलरेडी और इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया है। तो ए का यदि आपसे फार्मूला देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, या तो ऐसे ही रख दीजिए या नहीं तो आपको लिखना है थोड़ा मतलब दिखने में बड़ा लगे तो आप लिख सकते हैं कि देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई आई हैज ऑलरेडी अकर्ड, और ए के जगह हम क्या लिखेंगे सिग्मा सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ई आई लिखे, यहाँ पर आई लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर जे लिख लेते हैं ई जे, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई जे हैज ऑलरेडी अकर्ड, और जे का वैल्यू 1 से लेकर के n तक। मैंने जस्ट नोटेशन चेंज कर दिया, यहाँ आपका मन है तो जे लिखिए, एम लिखिए, ई के ई आर कुछ भी रख दीजिए, मतलब वही बात हुई। तो इस तरीके से हम लोग मतलब बेज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आप समझिए कि ई आई ए यदि आई के कारण पूछा तो अब ये हो सकता है कि E1 हो, E2 हो, E3 हो, तो वो कैसे लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमसे पूछता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब ए हो चुका है तो E1 के कारण बताइए उसके कारण क्या प्रोबेबिलिटी हुआ होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इट इज गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसको हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऊपर में मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, और नीचे में लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए कैसे निकलेगा तो डिपेंड करता है कि कितना इवेंट दिया हुआ है, E1 है, E2 है, यदि 2 है तो 2 ही के लिए निकलेगा, 3 है तो 3 के लिए, जितना इवेंट है उसके हिसाब से आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगा करके फिर आप निकाल सकते हैं। ये वही चीज़ है जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये फिगर है इसका, मतलब इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहते हैं, सपोज हमारे पास फोर 2 इवेंट, बात को समझिएगा, यदि हमारे पास 2 इवेंट है केवल फॉर 2 इवेंट्स, तो E1 रहा होगा, E2 रहा होगा, है ना, और एक ए रहा होगा। तो ये E1 है, ये E2 है, और ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, दिस इज ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज, यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहाँ क्या निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यहाँ क्या निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब आपसे पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी, देखिए बेज थ्योरम क्या पूछेगा, बेज साहब के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा 2 ही तो इवेंट है, तो या तो E1 के कारण पूछेगा नहीं तो E2 के कारण। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, न्यूमरेटर में लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, और नीचे में क्या लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब सोचिएगा कि ए कैसे निकाले, तो आप या तो ये यहीं पर फार्मूला रख दीजिए या नहीं तो ए आप अलग से निकाल लीजिए। यदि आप ए का फार्मूला यहीं पर लिखना चाह रहे हैं, ए का फार्मूला आप यहीं पर निकालना चाह रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा ये गुना ये, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। और मान लीजिए हो गया, ये तो निकालना पड़ेगा आपको, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, यदि ये पूछता तब कि मतलब ए हो चुका है और बताइए E2 के कारण जो हुआ उसका प्रोबेबिलिटी, तो वो कैसे निकालते, तो ऊपर में क्या लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, और डिवाइड करते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालते तो ऐसे ही निकालते, मतलब सेम ही चीज़ यहाँ हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने आना चाहिए, ए मैंडेटरी है एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो जब 2 रहेगा तो ये होगा, मान लीजिए सोच करके 3 होता है, E1 होगा, E2 होगा, E3 होगा, इस तरीके से दिया होगा, तो ये आपको क्या निकालना चाहिए E1 निकालना पड़ेगा, E2 निकालना पड़ेगा, E3 निकालना पड़ेगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, probability of A when E2 has already occurred, probability of A when E3 has already occurred। अब आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, probability of E1 when A has already occurred ये पूछेगा, फिर E2 when A has already occurred, फिर probability of E3 when A has already occurred। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है बेज थ्योरम से रिलेटेड। तो ये था मतलब बेज साहब का कॉन्सेप्ट।
यही है हमारे बेज साहब जिन्होंने बेज थ्योरम दिया है। बहुत बच्चे मतलब बच्चे तो जानते भी नहीं है कि ये है कौन, कहाँ से है, इसमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप देख सकते हैं 1701, मतलब आज से कितना साल हो गया, अभी 2024 चल रहा है, तो 1700 उधर और 300, तो 300 ये ले लीजिए, और 324 25, 323 24 साल हो गया। तो इतने साल पहले मतलब ये दिया गया था, और इंग्लैंड के रहने वाले थे, काफ़ी रईस परिवार से थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे भी मैथमेटिशियन हुए हैं काफ़ी गरीबी से मतलब रह करके गरीबी में रह करके फिर पढ़ाई किए, फिर मतलब रिसर्च किए। जैसे एक हमको जहाँ तक याद आ रहा है, यूलर साहब, उनका तो मतलब फिजिकली भी बहुत फिट नहीं थे, लेकिन फिर भी आँख से मतलब आई से रिलेटेड प्रॉब्लम था, उसके बावजूद उन्होंने लिखा। बट ये हमारे बेज साहब वो काफ़ी अच्छे मतलब परिवार से थे। इनका जो मतलब कंट्रीब्यूशन है, जैसे बेजियन स्टैटिस्टिक हो गया, इनके नाम से ही स्टैटिस्टिक्स है, देख रहे हैं, बेज थ्योरम हो गया। और बेज थ्योरम का जो हम लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, या आईआईटी जेई मेन एडवांस, तो ये सब बहुत कम लेवल का है, ये सब कुछ भी नहीं है। आगे रिसर्च पेपर सब में इसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स में ज़बरदस्त यूजेज है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इन्वर्स प्रोबेबिलिटी, बेज प्रायर, बेज फैक्टर है ना, बेजियन इन्फ्रेंस, तो ये सब टॉपिक हैं जो मतलब इनसे रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये समझ में आना चाहिए, मतलब पढ़ेंगे आगे जा करके तो आप मतलब इसको समझेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं, और नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं, और इसका क्या क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।